मुंबई शहर में कहीं सुबह के 7:30 बजे थे। एक अंधेरे कमरे में एक बड़े और मुलायम बिस्तर पर निखिल अचानक हांफते हुए जाग उठा। उसने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ रखा था और दर्द से सिकुड़कर झींगे की तरह गोल हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फट रहा हो और उसकी खोपड़ी के अंदर लोहे की सुइयां घोंपी जा रही हो। दर्द इतना भयानक था कि उसके सिर की त्वचा तक बार बार कांपने और ऐंठने लगी थी। उसके दिमाग में बेतरतीब तस्वीरें चमक रही थी और कानों में अर्थहीन शोर गूंज रहा था। असहनीय पीड़ा के कारण उसे ऐसी आवाजें और दृश्य सुनाई और दिखाई दे रहे थे जो वास्तव में वहां थे ही नहीं। निखिल समझ गया कि उसकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। कांपते हुए वह किसी तरह बिस्तर से उठा। उसने तुरंत बगल की मेज की दराज खोली और कांपते हाथों से उसमें टटोलने लगा। कुछ ही देर में उसकी उंगलियां दवाइयों की शीशी से जा टकराई। उसने बिना सोचे शीशी का ढक्कन खोला, उसमें से 5-6 छोटी नीली गोलियां निकाली और एक ही बार में निगल गया। इसके बाद वह फिर बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और वह किसी तरह उस भयानक पीड़ा को सह रहा था। कुछ ही क्षण बाद आत्मा तक को चीर देने वाला सिरदर्द धीरे धीरे कम होने लगा और आखिरकार पूरी तरह शांत हो गया। हाँ, निखिल ने बहुत राहत की सांस ली। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आई थी। जब निखिल उच्च विद्यालय में पढ़ता था तभी उसे एक अजीब बीमारी हो गई थी। इस बीमारी के दौरान उसके दिमाग में उसकी अब तक की हर एक याद अपने आप दोहराने लगती थी। यहां तक कि वह बेकार और बहुत पहले भुला दी गई जानकारियां भी उसके दिमाग में फिर से उभर आती थी। इसके साथ ही उसका दिमाग बाहर से मिलने वाली हर जानकारी को अपने आप ग्रहण करके उसका विश्लेषण करने लगता था। इतना ही नहीं, उस समय उसे अपने शरीर पर लगभग अविश्वसनीय स्तर तक नियंत्रण प्राप्त हो जाता था। सौभाग्य से यह अवस्था बहुत देर तक नहीं रहती थी। थोड़े ही समय में उसका शरीर इस अत्यधिक दबाव को सहन करने में असमर्थ हो जाता और उसे जबरन विश्राम की अवस्था में जाना पड़ता। इसी असाधारण क्षमता के कारण निखिल देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक मुंबई विश्वविद्यालय में बहुत आसानी से प्रवेश पा गया था। उसके लिए प्रवेश परीक्षा किसी खेल से कम नहीं थी। निखिल ने इस अवस्था को मस्तिष्क का अत्यधिक भार नाम दिया था। उसे लगता था कि शायद उसका शरीर किसी असाधारण मनुष्य में बदलने की प्रक्रिया से गुजर रहा है, लेकिन उसका शरीर उस परिवर्तन को सहन करने में सक्षम नहीं था। इसलिए वह प्रक्रिया बार बार बीच में ही रुक जाती थी। जब उसने अपनी ये धारणा चिकित्सक को बताई तो चिकित्सक ने कहा कि वो उसकी बात समझ नहीं पा रहा है। फिर भी निखिल की स्थिति ने उसे भीतर तक हिला दिया था। उसने निखिल को सलाह दी कि वह नीचे जाकर मानसिक रोगों के विभाग में जांच करवाए। हालांकि अस्पताल के चिकित्सक भी उसकी बीमारी का कारण पता नहीं लगा सके। बाद में उसकी मां विदेश से एक विशेष दवा लेकर आई। उस दवा से आखिरकार उसकी बीमारी नियंत्रण में आ गई। जब तक वह समय पर अपनी दवा लेता रहता तब तक उसकी बीमारी दोबारा नहीं उभरती थी। ये सब कल रात की वजह से हुआ होगा। ठीक से आराम नहीं मिला, शरीर बहुत थक गया था। ये सब नेहा की गलती है। आधी रात को मेरे कमरे में घुसकर खेल खेलने लगी थी। निखिल की शिकायत सुनने में हल्की फुल्की थी, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी थी। निखिल जानता था कि दवा का असर अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी बीमारी धीरे धीरे और गंभीर होती जा रही थी। अब शायद दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। निखिल ने अपने सूती चप्पल पहने और धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर पर्दे खोल दिए। सूरज की रोशनी कमरे के हर कोने में इस तरह फैल गई मानो वो बहुत देर से भीतर आने के लिए बेचैन हो। मुंबई में अप्रैल का महीना उज्जवल और सुहावनी वसंत ऋतु से भरा होता था। सुबह की ठंडी हवा जब उसके चेहरे से टकराई तो उसे बहुत ताजगी महसूस हुई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अगले ही क्षण बाहर से दादी की आवाज सुनाई दी, निखिल, उठने का समय हो गया। बिल्कुल नहीं, निखिल ने बेरहमी से मना कर दिया। उसका मन फिर से सोने का था।
सुहावना वसंत का मौसम, सप्ताहांत की सुबह। ऐसे समय पर देर तक सोने का आनंद न लेना तो जैसे जिंदगी के साथ अन्याय करना था। दादी ने उससे भी सख्ती से कहा, तुम्हारे पास 3 मिनट है। अगर इतने समय में नहीं उठे तो मैं पानी डालकर तुम्हें जगा दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। निखिल तुरंत मान गया। वह जानता था कि गुस्सैल स्वभाव वाली उसकी दादी अपनी बात सच में कर सकती थी। जब निखिल प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था, तभी उसके पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसकी मजबूत इरादों वाली मां ने दोबारा विवाह नहीं किया। वो अपने बेटे को लेकर मुंबई आ गई और उसे अपने माता पिता यानी निखिल के नाना नानी की देखभाल में छोड़कर पूरी तरह अपने काम में लग गई। धीरे धीरे वो ऐसी सफल महिला बन गई जिसकी तारीफ परिवार का हर रिश्तेदार करता था। आखिरकार मां ने अपना अलग घर भी खरीद लिया, लेकिन निखिल को वो बड़ा और खाली घर बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे दादाजी और दादी के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता था। आखिर मां सुबह बहुत जल्दी घर से निकल जाती थी और रात को देर से लौटती थी। कुछ ही दिनों के अंतराल पर उन्हें काम के सिलसिले में दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ता था और उनका पूरा ध्यान अपने काम में ही लगा रहता था। सप्ताहांत में भी अगर उन्हें अतिरिक्त काम नहीं करना होता तो खाने का समय आते ही वो बाहर से खाना मंगवा लेती थी। मां अपने बेटे से सबसे ज्यादा यही कहती थी, तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं, अगर नहीं है तो मां को बता देना। ऐसी मां होना जो अपने काम में बहुत सफल हो और बेटे की हर आर्थिक जरूरत पूरी कर सके, सुनने में बहुत अच्छा लगता था। लेकिन निखिल हमेशा मुस्कुराकर अपनी मां से कहता, मेरे पास दादी और मौसी से मिलने वाले जेब खर्च के पैसे काफी हैं। ओह हां, उसकी एक छोटी मौसी भी थी और पिछली रात उसके कमरे में घुसकर उसके साथ खेल खेलने वाली महिला भी वही छोटी मौसी थी। निखिल ने जम्हाई ली, अपने कमरे के दरवाजे की कुंडी घुमाई और बाहर बैठक में आ गया। दादी का घर साझा जगह सहित लगभग 150 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। निखिल को याद था कि जब उन्होंने अपना पुराना घर बेचकर ये घर खरीदा था, तब इसकी कीमत प्रति वर्ग मीटर 40,000 से भी अधिक थी। उसके बाद 6-7 वर्षों में इस इलाके में घरों की कीमत बढ़कर लगभग 1,10,000 प्रति वर्ग मीटर हो गई थी, यानी पहले से लगभग 3 गुना। अच्छा हुआ कि दादाजी ने उस समय दूर की सोचकर ये घर खरीद लिया था। अगर वे अभी भी पुराने घर में रहते तो निखिल को बैठक में रखे सोफे पर सोना पड़ता। आखिर वो अब बड़ा हो चुका था और अपनी मौसी के साथ एक ही बिस्तर पर तो नहीं सो सकता था, जिसकी वजह से उसका भयानक सिरदर्द हुआ था। वही असली दोषी बैठक के पास रखी लंबी खाने की मेज पर बैठी थी और बड़े मजे से दलिया खा रही थी। मेज के नीचे उसके गुलाबी चप्पल बार बार ऊपर नीचे हिल रहे थे। उसका चेहरा बेहद सुंदर और नाजुक था। अंडाकार चेहरा उसकी मासूम सुंदरता को और बढ़ा रहा था। उसकी दाहिनी आंख के कोने के पास एक छोटा सा तिल था, जो उसके चेहरे की सुंदरता को और भी खास बना रहा था। अभी अभी जागने के कारण उसके बिखरे हुए लहराते बाल कंधों के आसपास ढीले ढाले बिखरे हुए थे, जिससे उसके रूप में एक आलसी सी आकर्षक सुंदरता झलक रही थी। निखिल की मौसी का नाम नेहा था और वह निखिल से 4 साल बड़ी थी। निखिल को देखते ही उसने अपने होठों से थोड़ा सा दलिया चाटा और बनावटी हैरानी के साथ बोली, अरे आज इतनी सुबह उठ गए, ये तो तुम्हारे स्वभाव के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट है, लेकिन ये तो तुम्हारी मां का स्वभाव है। अरे बदतमीज, इसी मुंह से अपनी मां को भी चूमते हो क्या? अरे मैं तो बस सच बता रहा हूं। निखिल ने अपनी मौसी के बेहद सुंदर फूल जैसे चेहरे को गौर से देखा। उसका चेहरा चमक रहा था, आंखों में पूरी ताजगी थी और वो ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी। कहते हैं कि रात में देर तक जागने वालों को रात कभी आसानी से नहीं छोड़ती। वो उनकी आंखों के नीचे काले घेरे छोड़ जाती है। लेकिन सामने बैठी इस महिला ने शायद यह कहावत कभी सुनी ही नहीं थी।
शोरगुल शायद दादी के कानों तक पहुंच गया था। उन्होंने रसोई से सिर बाहर निकालकर देखा और कुछ ही देर बाद हाथ में दलिया से भरा कटोरा लेकर बाहर आ गई। उनके काले बालों में अब चांदी जैसी सफेदी झलकने लगी थी। उनकी नजरें इतनी तेज थी कि उन्हें देखते ही समझ आ जाता था कि ये बुजुर्ग महिला गुस्सैल स्वभाव की है। ढीली पड़ चुकी त्वचा और चेहरे की हल्की झुर्रियों ने भले ही उनकी पहले की चमक छीन ली थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर उनकी जवानी की सुंदरता की झलक साफ दिखाई देती थी। निखिल ने दादी के हाथ से दलिया का कटोरा लिया, एक बड़ा घूंट भरा और पूछा, दादाजी कहाँ हैं? सुबह टहलने गए हैं, दादी ने कहा। दादाजी पहले अपराधों की जांच करने वाले अधिकारी थे। उम्र बढ़ जाने के बाद भी उनकी दिनचर्या बिल्कुल नहीं बदली थी। हर रात ठीक 10 बजे सोना और सुबह ठीक 6 बजे उठना उनके लिए पक्का नियम था। निखिल की सुंदर मौसी ने दलिया का एक घूंट लिया और फिर उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नाश्ता करने के बाद मौसी तुम्हें कपड़े खरीदने बाजार ले जाएगी। निखिल ने मन ही मन सोचा, आज अचानक इतनी उदार कैसे हो गई? वो हामी भरने ही वाला था कि दादी ने उसे ऐसी घूरती हुई नजरों से देखा, मानो अभी उसे खा जाएंगी। तुमने इस दरवाजे से बाहर एक पैर भी रखा तो मैं तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगी। मां, आप ऐसी कैसे हो सकती हैं? नेहा ने मुंह फुलाकर बच्चों जैसी शिकायत करते हुए कहा, मैं तो अपने छोटे निखिल के लिए बस वसंत ऋतु के कुछ नए कपड़े खरीदना चाहती हूं। इसमें गलत ही क्या है? वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन आखिर परिवार का ही तो सदस्य है। दादी ने बिना किसी दिखावे के सीधे कहा, क्या तुम भी अपनी टांगे तुड़वाना चाहती हो? नेहा ने होंठ सिकोड़ लिए और चुपचाप फिर से अपना दलिया खाने लगी। उन दोनों की छोटी सी बातचीत सुनते ही निखिल समझ गया कि मामला क्या था। दादी ने नेहा के लिए फिर से विवाह के लिए लड़का देखने की मुलाकात तय की थी और चालाक नेहा उसे अपने साथ ले जाकर उस मुलाकात को बिगाड़ना चाहती थी। ये उनकी पुरानी तरकीब थी। नेहा अपने भांजे को लड़का देखने की मुलाकात में साथ ले जाती थी। वहां बैठने के कुछ ही मिनट बाद लोगों से बिना किसी झिझक के बात करने वाला निखिल सामने वाले लड़के को अपनी बातों से इतना प्रभावित कर देता कि दोनों ऐसे घुल-मिल जाते जैसे वर्षों से एक दूसरे के दोस्त हों। फिर वे देश की नीतियों से लेकर दुनिया की राजनीति तक हर विषय पर चर्चा करने लगते। इस दौरान नेहा पूरी तरह बेकार हो जाती। उसे बस चुपचाप अपना पेय पीना और मोबाइल पर समय बिताना होता। वह लड़का भी मुलाकात खत्म होने के बाद बहुत खुश होकर जाता। उसे लगता कि उसने उस सुंदर महिला के सामने अपनी दुनिया की समझ और बुद्धिमानी का शानदार प्रदर्शन किया है। सबकी जीत हुई, बस दादी की हार हुई। नेहा बचपन से ही बहुत प्यारी थी। मोहल्ले का हर पड़ोसी उसे बहुत पसंद करता था। वह सुंदर, मीठे स्वभाव वाली, संस्कारी और बड़ों की चहेती थी। इसलिए दादी अपनी इतनी सुंदर बेटी की रक्षा किसी किले की तरह करती थी। माध्यमिक विद्यालय में पहुंचते ही उन्होंने उसके लिए कड़े नियम बना दिए थे। न प्रेम संबंध, न लड़कों के साथ बाहर घूमना। उनकी छोटी बेटी ने भी उन्हें कभी निराश नहीं किया। उसने महाविद्यालय की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन इस दौरान उसका कभी कोई प्रेमी नहीं रहा। लेकिन जब उसने नौकरी करना शुरू किया और खासकर जब वो 25 वर्ष की हो गई, तो दादी बेचैन होने लगी। मैंने तुमसे जल्दी प्रेम संबंध बनाने के लिए मना किया था, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि पूरी जिंदगी अकेली रहना। आखिर किसी लड़की के पास जवानी के कितने साल होते हैं? इसलिए दादी ने अपनी पुरानी सहेलियों और परिचितों से संपर्क करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने जान पहचान के दायरे में योग्य लड़कों की तलाश शुरू की और उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाकर अपनी बेटी के लिए विवाह की मुलाकातें तय करने लगी। निखिल ने भाप में पके पकौड़े का एक निवाला खाते हुए कहा, दादी, वो अभी प्रेम संबंध नहीं बनाना चाहती। आप किसी फल को जबरदस्ती तो नहीं पका सकती। फिर निखिल ने खुद ही सुझाव दे दिया, आप मेरे लिए ही विवाह की मुलाकातें तय कर दीजिए। मैं तो बहुत मीठा फल हूं। दादी तुरंत बोली, तुम अभी बहुत छोटे हो। इतनी जल्दी किस बात की है? तुम्हारे विश्वविद्यालय में इतनी सारी लड़कियां हैं।
खुद जाकर किसी को पसंद कर लो। रुको, नहीं, अगर फिर कोई शरारत की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। दादी दक्षिण भारत की रहने वाली थी, लेकिन उनके स्वभाव में जरा भी नरमी नहीं थी। सच कहें तो उनका गुस्सा बहुत भयंकर था। यहां तक कि काम के क्षेत्र में बहुत सफल निखिल की मां भी दादी के सामने जवाब देने की हिम्मत नहीं करती थी। निखिल मन ही मन बड़बड़ाया, मैं अब बड़ा हो गया हूं, ठीक है, मैं कई वर्षों से अपनी समस्याएं खुद संभाल रहा हूं। नाश्ता करने के बाद दादी के कड़े आदेश का पालन करते हुए उसकी मौसी अपने कमरे में चली गई। उन्हें बाहर विवाह की मुलाकात के लिए जाना था, इसलिए वो कपड़े बदलने और श्रृंगार करने लगी। हल्का श्रृंगार करने के बाद वह पहले से भी ज्यादा सुंदर और चमकदार लग रही थी। उन्होंने गोल गले का मुलायम ऊनी स्वेटर पहना था और उसके ऊपर एक लंबा कोट डाल रखा था। हल्के रंग की शरीर से चिपकी पतलून उनकी लंबी और सुडौल टांगों पर खूब फब रही थी। पतलून के नीचे के हिस्से को करीने से काले जूतों के अंदर डाल रखा था। उनका पहनावा सादा, सुंदर और आधुनिक था। उसमें न कोई दिखावा था, न जरूरत से ज्यादा सजावट। फिर भी उनका पूरा रूप बहुत आकर्षक लग रहा था। मौसी ने निखिल की ओर ऐसे देखा, मानो कह रही हो कि दोनों के बीच पहले से तय बात याद है। फिर अपना थैला उठाया और कमर मटकाते हुए दरवाजे की ओर चल पड़ी। मां, मैं विवाह की मुलाकात के लिए जा रही हूं। निखिल अपने कमरे में लौट आया। उसने आराम से काली कमीज और ऊपर पहनने वाला हल्का जैकेट पहना, फिर दौड़ने वाले जूते पहन लिए। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद उसने कमरे का दरवाजा खोला। दादी बैठक में सफाई कर रही थी। जैसे ही उन्होंने निखिल को बाहर आते देखा, उन्होंने अपना काम रोक दिया और बिना कुछ कहे उसे घूरने लगी। निखिल ने अपनी मौसी की आवाज की नकल करते हुए कहा, मां, मैं भी विवाह की मुलाकात के लिए जा रहा हूं। जवाब में दादी ने झाड़ू को हथियार की तरह उठा लिया। वापस अंदर जाओ। इस दरवाजे से बाहर एक कदम भी रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। जी दादी। निखिल ने तुरंत हामी भरी और आज्ञाकारी बच्चे की तरह वापस अपने कमरे में चला गया। अपनी मेज पर बैठकर उसने मोबाइल उठाया और मौसी को संदेश भेजा। निखिल, युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन वीर पहले ही गिर गया। हाय, ये कैसी अंतहीन पीड़ा है। नेहा, बकवास बंद करो। शायद उसकी मौसी गाड़ी चला रही थी, इसलिए उनका जवाब छोटा और सीधा था। निखिल, दादी ने मुझे रोक दिया। अब इस मामले में तुम्हें खुद ही संभालना पड़ेगा। उसकी मौसी ने एक आवाज वाला संदेश भेजा। निखिल ने उसे खोलकर सुना। संदेश सुनते ही नेहा की गुस्से से भरी आवाज तेजी से गूंज उठी। तुम निकम्मे। लेकिन नेहा ने तुरंत वह संदेश वापस ले लिया और फिर दूसरा संदेश भेजा। इस बार उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। उसकी आवाज बहुत मीठी और लाड़ भरी थी। मेरे प्यारे भांजे, चलो ना, मौसी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है। चुम्मा। निखिल मन ही मन हंसा। औरतें भी ना। थोड़ा मुंह फुलाकर और चुम्मा देने की आवाज निकालकर सोचती हैं कि मैं दादी के गुस्से का सामना करने चला जाऊंगा। कम से कम उसे पैसे का लिफाफा तो भेजना चाहिए। तभी तेज घंटी की आवाज सुनाई दी। निखिल बैठक में गया और दादी की निगरानी में दीवार पर लगे बात करने वाले यंत्र का बटन दबाया। कौन है? यंत्र से आवाज आई। सामान पहुंचाने आया हूं। निखिल ने दरवाजा खोलने वाला बटन दबा दिया। कुछ मिनट बाद वर्दी पहना हुआ एक सामान पहुंचाने वाला कर्मचारी लिफ्ट से बाहर आया। उसके हाथों में एक पैकेट था। निखिल, हां, मैं ही हूं। निखिल मन ही मन सोचने लगा, लेकिन मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं। उसने उलझन भरे चेहरे के साथ सामान प्राप्त करने की पुष्टि की और फिर पैकेट पर लिखी जानकारी देखने लगा। उस पर भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था, लेकिन वापस भेजने का पता राजस्थान के पड़ोसी क्षेत्र जयपुर में था। निखिल अपने कमरे में वापस गया। उसने मेज की दराज से पैकेट काटने वाला छोटा चाकू निकाला और पैकेट खोल दिया। अंदर हवा से भरी मुलायम सुरक्षा परतों के बीच दो चीजें रखी थी।
एक काला कार्ड और एक पीला लिफाफा। निखिल ने काला कार्ड उठाया। वो लगभग पहचान पत्र जितना बड़ा था। देखने में ऐसा लगता था जैसे वो धातु से बना हो, लेकिन हाथ में लेते ही वो असंभव रूप से चिकना और गर्म महसूस हुआ। उसकी कारीगरी बेहद सुंदर थी। किनारों पर चांदी के बादलों जैसी बारीक आकृतियां बनी थी और बीच में एक काला पूर्ण चंद्रमा बना हुआ था। चंद्रमा की आकृति बहुत बारीकी से बनाई गई थी। उसकी आसमान सतह पर बने छोटे छोटे निशान तक साफ दिखाई दे रहे थे। ये क्या है? जिज्ञासा बढ़ने पर निखिल ने पीला लिफाफा खोला और उसमें रखा पत्र निकालकर पढ़ना शुरू किया। निखिल, मैं तुम्हें एक बहुत ही दिलचस्प चीज भेज रहा हूं। जब मुझे ये चीज मिली थी तब मुझे लगा था कि ये मेरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह समझने और अपने वश में करने के योग्य नहीं था। निखिल, मैं तुम्हें एक बहुत ही दिलचस्प चीज भेज रहा हूं। जब मुझे ये चीज मिली थी तब मुझे लगा था कि ये मेरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह समझने और अपने वश में करने के योग्य नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये कोई मुश्किल नहीं होगी। आखिर तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए इसे मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। राहुल, ये बड़े भैया अभय की तरफ से है। निखिल ने पत्र पढ़ना समाप्त किया और अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसका मतलब क्या था कि ये मेरी जिंदगी बदल सकती है, और ये क्या मतलब हुआ कि वह इसे अपने वश में करने के योग्य नहीं था? कितना अजीब आदमी है, ठीक से समझाकर भी नहीं लिख सकता था। उसने फिर अपना ध्यान काले कार्ड पर लगाया और उसे बार बार पलटकर हर तरफ से ध्यान से देखने लगा। जहां तक वह समझ पा रहा था, उसमें कुछ भी खास नहीं था। अगर उसमें कोई असामान्य बात थी तो बस यही कि उसे हाथ में पकड़ने पर बहुत अच्छा और आरामदायक महसूस हो रहा था, और वो जिस दुर्लभ धातु से बना था वो भी काफी खास लग रही थी। क्या ये किसी बड़े और महंगे मनोरंजन स्थल का विशेष सदस्यता पत्र हो सकता है? ये बात समझ में आती थी। आखिर निखिल जैसा गणित में तेज व्यक्ति ही 36 अरब जैसी बड़ी संख्याओं से आसानी से निपट सकता था। अभय बचपन से ही निखिल का सबसे करीबी दोस्त था। उसका घर का नाम अभय था और वह निखिल से 2 साल बड़ा था। दादाजी और दादी के नया घर खरीदने से पहले दोनों परिवार एक ही गली में रहते थे। अगर असली जिंदगी को किसी खेल की तरह माना जाए तो अभय की शारीरिक ताकत और गति बहुत ऊंचे स्तर की होती, जबकि उसकी बुद्धि साधारण स्तर की होती। फिर भी वह हमेशा निखिल का साथ देता था। झगड़ा होने पर सबसे पहले आगे बढ़ना और मार पड़ने पर सबसे आखिर में पीछे हटना, यही उसका स्वभाव था। अगर कोई निखिल को बिना पिता का बच्चा कहकर चिढ़ाने की हिम्मत करता तो अभय तुरंत उसके सामने खड़ा हो जाता और उसे सबक सिखा देता। इसी वजह से निखिल हमेशा उसे बड़े भैया अभय कहकर बुलाता था। उच्च विद्यालय में अभय के अंक बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए उसने आगे की पढ़ाई राजस्थान के पड़ोसी क्षेत्र में स्थित एक महाविद्यालय में शुरू की थी। दूरी अधिक होने के कारण धीरे धीरे दोनों की नियमित बातचीत कम हो गई थी। निखिल ने एक हाथ से काला कार्ड अपनी ऊपर पहने वाली जैकेट की जेब में रखा और दूसरे हाथ से मोबाइल उठाकर मजाकिया संदेश भेज दिया। निखिल, ये किस मनोरंजन स्थल का विशेष सदस्यता पत्र है? कम से कम उसका पता या दूरभाष संख्या तो दे देते। आधा घंटा बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। निखिल ने इंतजार करना छोड़ दिया और सीधे अभय को दूरभाष करने लगा। 2 बार घंटी बजने के बाद फोन उठ गया। दूसरी तरफ से एक भारी पुरुष आवाज सुनाई दी। नमस्ते, मैं अभय का पिता बोल रहा हूं। चाचा? निखिल ने पलकें झपकाई और उसका चेहरा तुरंत खिल उठा। क्या बड़े भैया अभय इस सप्ताह मुंबई वापस आए हैं? कृपया उन्हें फोन दीजिए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ कुछ क्षणों तक खामोशी रही। फिर वही भारी आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें गहरा दुख था। निखिल, मैं राजस्थान में हूं। अभय लापता हो गया है। बड़े भैया अभय लापता हो गए। निखिल वहीं खड़ा रह गया। कुछ क्षण बीतने के बाद उसने घबराहट और हैरानी भरी आवाज में पूछा,
क्या हुआ? वो लापता कैसे हो सकता है? उसने तो अभी मुझे एक पैकेट भेजा था। अभय के पिता ने धीमी और भारी आवाज में कहा। वो 3 दिन पहले गायब हो गया था। तुम्हारी मौसी सुनीता और मुझे कल विश्वविद्यालय से फोन आया था। हम तुरंत वहां पहुंच गए। चाचा राहुल की आवाज में गहरा दुख और निराशा थी। क्या आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? पुलिस ने क्या कहा? निखिल ने गंभीर स्वर में पूछा। चाचा राहुल काफी देर तक चुप रहे, फिर हिचकिचाते हुए बोले, पूरी बात समझाना थोड़ा मुश्किल है। अभय के गायब होने का तरीका बहुत अजीब है। निखिल का दिमाग कुछ पल के लिए जैसे रुक गया। अजीब? इसका क्या मतलब है? चाचा राहुल ने आगे बताया। अभय 2 रात पहले अपने छात्रावास के कमरे से गायब हुआ था। पुलिस ने गलियारे में लगे निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। उसमें पता चला कि अभय पूरी रात अपने कमरे से बाहर निकला ही नहीं था। लेकिन अगली सुबह वह अचानक गायब था। उसके कमरे में रहने वाले दूसरे छात्रों ने बताया कि उन्होंने उसे सोने से पहले देखा था, लेकिन जब सुबह उनकी नींद खुली तो अभय वहां नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद वह थोड़ी देर के लिए बाहर गया होगा। यह कैसे संभव है? निखिल के मुंह से अचानक निकल गया। कोई व्यक्ति यूं ही हवा में गायब नहीं हो सकता था। 3 साल का बच्चा भी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करता। निखिल ने अपनी घबराहट को दबाया और धीमी आवाज में पूछा, चाचा राहुल, क्या स्कूल में उसका किसी से झगड़ा हुआ था? क्या उसने किसी गलत व्यक्ति से दुश्मनी मोल ली थी? निखिल के मन में सबसे पहले यही विचार आया कि शायद उसके बड़े भैया ने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया था जिसका वहां काफी प्रभाव था। इससे यह भी समझ आता कि निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग में कुछ भी संदिग्ध क्यों नहीं दिखाई दिया। अक्सर इसका मतलब होता था कि स्कूल वाले किसी बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल हर तरफ इतनी अधिक जानकारी फैलती रहती है कि जो भी व्यक्ति समाचार और इंटरनेट की दुनिया से जुड़ा हो, उसने ऐसी घटनाओं के बारे में जरूर सुना होगा। चाचा राहुल ने कहा, विद्यालय के अधिकारियों ने कहा है कि वे पुलिस की पूरी मदद करेंगे। पुलिस वालों ने हमें घर जाकर इंतजार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि वे मामले की जांच करेंगे। उनकी आवाज में बेचैनी और चिंता साफ झलक रही थी। तुम्हारी मौसी और मैंने पूरी रात आंख तक नहीं बंद की। निखिल मन ही मन बड़बड़ाया। बेशक उन्होंने यही कहा होगा। धिक्कार है। निखिल ने गहरी सांस ली और उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की। आप ज्यादा घबराइए मत। आप जानते ही हैं कि मेरे दादाजी और मेरे एक रिश्तेदार दोनों पुलिस विभाग में काम करते हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको किसी बात की समझ न आए या किसी सलाह की जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। और हां, आपको अभय के सहपाठियों से जरूर बात करनी चाहिए। अगर बड़े भैया अभय का किसी से झगड़ा हुआ था तो उनके सहपाठियों को जरूर पता होगा। निखिल की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे चाचा राहुल के मन का कुछ बोझ हल्का हो गया हो। ठीक है निखिल, तुम भी ज्यादा चिंता मत करना। जैसे ही मुझे कोई खबर मिलेगी सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। फोन रखने के बाद निखिल चैन से बैठ नहीं सका। वो अपने कमरे में बार बार इधर उधर टहलता रहा। अपने दोस्त की सुरक्षा को लेकर चिंता उसके मन को लगातार परेशान कर रही थी। कोई इंसान बिना किसी कारण के अचानक गायब नहीं हो जाता। अगर निगरानी कैमरों में कुछ भी दिखाई नहीं दिया था तो इसका मतलब था कि किसी ने कैमरों के साथ छेड़छाड़ की थी। लेकिन सवाल यह था कि राहुल को आखिर किसने नाराज कर दिया था। फिर भी वह तो महाविद्यालय का केवल 3रे वर्ष का छात्र था। वह आखिर किससे ऐसी दुश्मनी कर सकता था? रुको, अभय 2 दिन पहले गायब हुआ था। 2 दिन पहले अचानक निखिल के दिमाग में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। राजस्थान से मुंबई तक एक पैकेट पहुंचने में 2 से 3 दिन लगते थे। इस समय के हिसाब से देखा जाए तो संभवतः राहुल ने जिस रात वो पैकेट भेजा था उसी रात वो गायब भी हो गया था। क्या ये केवल संयोग था या फिर दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध था?
निखिल का हाथ अपने आप अपनी ऊपर पहनने वाली जैकेट की जेब की ओर बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां जेब के अंदर पहुंची, वो अचानक रुक गया। काला कार्ड गायब था। क्या वो फर्श पर गिर गया? निखिल ने तुरंत नीचे देखा और अपनी आंखों से पूरे कमरे को तेजी से खोज डाला। कुछ भी नहीं था। वह फर्श पर बैठ गया और बिस्तर के नीचे झांका। वहां धूल की एक परत थी। कुछ सिक्के, कलमे, बटन और दूसरी छोटी मोटी चीजें पड़ी थी, लेकिन काला कार्ड नहीं था। निखिल को पूरा यकीन था कि उसने कार्ड अपनी जेब में रखा था। फिर वो गायब कैसे हो गया? कोई चीज यूं ही हवा में गायब कैसे हो सकती थी? राहुल का रहस्यमय ढंग से गायब होना, रहस्यों से भरा पत्र और निखिल की जेब के अंदर से अचानक गायब हो गया काला कार्ड। इन तीनों घटनाओं ने मिलकर निखिल के सीने में डर और उलझन की लहर पैदा कर दी। क्या उस काले कार्ड का बड़े भैया अभय के गायब होने से कोई संबंध है, या फिर वो इस रहस्य को सुलझाने के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण सुराग है? निखिल ने गहरी सांस ली। उसने अपनी पुरानी बीमारी की मदद से अपनी याददाश्त को दोबारा देखने का फैसला किया। सबसे पहले उसने एक गिलास में ठंडा पानी भरा। फिर उसने बगल की मेज से दवाइयों की शीशी उठाई और उसका ढक्कन खोल दिया। उसने अपने जूते उतारे और बिस्तर पर लेट गया। तैयारी पूरी करने के बाद उसने आंखें बंद कर ली। वह बिल्कुल शांत पड़ा रहा और अपने पिता के चेहरे की कल्पना करने लगा। उसकी पुरानी बीमारी को सक्रिय करने का तरीका था कि वो अपने मन को पूरी तरह शांत करे और किसी ऐसी चीज की तस्वीर पर अपना पूरा ध्यान लगाए जिसे उसने पहले देखा हो लेकिन अब उसे साफ साफ याद न कर पाता हो। ऐसा करने से उसके दिमाग की गतिविधि धीरे धीरे बढ़ने लगती थी। उसका दिमाग गर्म होने लगता और आखिरकार उसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत तेज हो जाती। इतने वर्षों के बाद उसके पिता का चेहरा उसकी यादों में बहुत धुंधला पड़ चुका था, इसलिए उस चेहरे को याद करना इसके लिए सबसे अच्छा तरीका था। कुछ सेकंड बीते, फिर कुछ मिनट बीत गए। उसके पिता का चेहरा धीरे धीरे धुंधली छवि से साफ तस्वीर में बदलने लगा। कुछ ही देर में चेहरे की हर बारीकी इतनी स्पष्ट दिखाई देने लगी मानो निखिल उसे अपनी आंखों के सामने देख रहा हो। निखिल का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल अपनी पूरी सीमा से भी अधिक तेजी से धड़क रहा हो। उसी क्षण समय जैसे पीछे की ओर चलने लगा। पिछले 1 घंटे की सारी घटनाएं चलचित्र की तरह एक एक करके उसके सामने दोबारा चलने लगी। उसने खुद को पैकेट खोलते हुए देखा, पत्र पढ़ते हुए देखा, काला कार्ड अपनी ऊपर पहनने वाली जैकेट की जेब में रखते हुए देखा। फिर उसने बड़े भैया अभय को संदेश भेजा। उसके बाद लगभग आधे घंटे तक सब कुछ सामान्य रहा। निखिल अपनी मेज के सामने चुपचाप बैठा रहा। उसने लगभग 15 मिनट तक छोटे छोटे चलचित्र देखे। इसके बाद उसने अपने खेल वाले मित्रों के समूह में कुछ अश्लील तस्वीरों का आदान प्रदान किया। उसने आगे के लिए कुछ अच्छी तस्वीरें भी अपने पास सुरक्षित रख ली। इसके बाद उसने कुछ मिनट तक एक उपन्यास पढ़ा, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस काले कार्ड की ओर जा रहा था। इसलिए उसने बड़े भैया अभय को फोन कर दिया। फोन पर बातचीत खत्म होने के बाद यही सबसे महत्वपूर्ण समय था। वो घबराकर कमरे में इधर उधर टहलने लगा। यही वह सबसे संभावित समय था जब काला कार्ड उसकी जेब से बाहर गिर सकता था। अपनी यादों को दोबारा देखते हुए निखिल ने खुद को भौहें सिकोड़कर कमरे में इधर उधर टहलते हुए देखा। फिर उसने काले कार्ड को निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन तब तक वो पहले ही गायब हो चुका था। निखिल की आंखें अचानक खुल गई। उसका चेहरा डर और हैरानी से सफेद पड़ गया। गायब? काला कार्ड जेब से गिरा नहीं था। वह तो जैसे अचानक अस्तित्व में ही नहीं रहा था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। निखिल के सिर की त्वचा में ठंडक दौड़ गई। आखिर उस आदमी ने मुझे भेजा क्या था? इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, उसके कानों में एक साथ हजारों आवाजों की चीख पुकार गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी आवाजों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया गया हो। उसी समय टूटी फूटी तस्वीरें, पुरानी यादें, पुराने सपने, सब कुछ एक साथ मिलकर एक बड़ी कहानी बन रही थी। निखिल
उसके दिमाग में इस तरह तेजी से दौड़ने लगी जैसे किसी ज्वालामुखी से अचानक लावा फूट पड़ा हो। निखिल की नाक से गर्म तरल बहने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे लोहे की कीलें उसके सिर की खोपड़ी में ठोक दी गई हों। दर्द से उसका चेहरा बुरी तरह सिकुड़ गया। वह किसी तरह बिस्तर के सिरहाने तक रेंग कर पहुंचा। कांपते हाथों से उसने 5 नीली गोलियां निकाली और उन्हें मुंह में ठूंस लिया। फिर उसने कांपते हाथों से गिलास उठाया, अपना सिर पीछे किया और पानी पीकर गोलियों को निगल गया। कुछ ही क्षण बाद निखिल बिस्तर के सिरहाने से पीठ टिकाकर बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह जोर जोर से सांस ले रहा था। अब उसे लगभग पूरा यकीन हो चुका था। राहुल का गायब होना और काला कार्ड आपस में जुड़े हुए थे। बड़े भैया अभय ने मुझे काला कार्ड भेजने के बाद ही गायब हुआ था, और वो कार्ड अगर इस तरह की असामान्य हरकत कर सकता है तो वह निश्चित रूप से कोई साधारण कार्ड नहीं था। इससे एक बात साफ होती थी, शायद राहुल किसी खतरे का सामना कर रहा था और उसे उस वस्तु से छुटकारा पाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन उसने वह कार्ड पुलिस को क्यों नहीं सौंपा? उसने उसे मुझे क्यों भेजा? क्या मैं सच में प्रशिक्षित पुलिस वालों से ज्यादा भरोसेमंद हूं? मैं तो एक साधारण महाविद्यालय का छात्र हूं, जिसने आज तक मुर्गी तक नहीं काटी है, और फिर भी मैं खुद को बहुत होशियार समझता हूं। अचानक निखिल को एक छोटी सी बात याद आई। निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग में कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया था, और अभय के साथ रहने वाले छात्रों ने भी कुछ अजीब नहीं देखा था। यह काम जिसने भी किया था, उसके पास निश्चित रूप से बहुत अधिक शक्ति होनी चाहिए थी। शायद राहुल ने काला कार्ड स्थानीय पुलिस को इसलिए नहीं सौंपा था क्योंकि वहां की पुलिस पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता था, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति अथवा संगठन था जिसके पास इतना प्रभाव था कि वो स्थानीय पुलिस विभाग को भी अपने नियंत्रण में ले सकता था। उसने वो कार्ड मुझे इसलिए भेजा होगा क्योंकि उसे पता था कि दादाजी पहले पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और मेरा एक रिश्तेदार सुरक्षा दल का अधिकारी है। मुंबई में हमारे काफी अच्छे संबंध हैं। शायद राजस्थान में मौजूद वह व्यक्ति या संगठन यहां तक नहीं पहुंच सकता। मुझे इस बारे में अपने रिश्तेदार को बताना होगा। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। उसके तुरंत बाद दादी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह बैठक को पार करके मुख्य दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे की कुंडी घूमने की आवाज आई। दादी ने दरवाजा खोला। नमस्कार, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूं? बाहर से आवाज आई। नमस्कार, हम कनकपुर जिले के पुलिस विभाग से आए हैं। क्या निखिल घर पर है? कनकपुर जिला पुलिस सुरक्षा ब्यूरो। यही तो वह विभाग था जहां उसके चचेरे भाई राहुल काम करते थे। और क्या वे लोग उसी के लिए यहां आए थे? निखिल के सीने में अचानक सिहरन दौड़ गई। वह चुपके से शयन कक्ष के दरवाजे तक जाकर उनकी बातें सुनने ही वाला था कि तभी उसे एक बात याद आई। उसने अपना दूरभाष उठाया और राहुल के साथ हुई बातचीत के सभी संदेश और दूरभाष विवरण मिटा दिए। इसके बाद उसने राहुल का लिखा हुआ पत्र सावधानी से मोड़ा और खिड़की की चौखट पर रखे गमले के नीचे छिपा दिया। तभी उसे दरवाजा थोड़ा खोलकर बाहर की गतिविधियों पर गुप्त रूप से नजर रखने का भरोसा हुआ। प्रवेश द्वार से दादी की आवाज आई। उन्होंने सामने आए लोगों से पूछा, तुम्हें उससे क्या काम है? उन्होंने उन लोगों को अंदर नहीं बुलाया था। वह दरवाजे पर ही खड़ी होकर रास्ता रोके हुए थी। हमें उससे कुछ सवाल पूछने हैं। ये हमारे पहचान पत्र हैं। आवाज एक युवती की थी। उसकी आवाज में भारीपन और आकर्षण था। दादी की नजर कुछ पल के लिए पहचान पत्रों पर ठहरी। फिर उन्होंने भौहें सिकोड़कर रास्ते से हटते हुए उन्हें अंदर आने दिया। निखिल ने उसी समय अपना दरवाजा खोला और बाहर आ गया। उसने उन जांच अधिकारियों को ध्यान से देखा जो बैठक वाले कमरे में प्रवेश कर रहे थे। सबसे आगे चल रहा व्यक्ति सफेद कमीज और काले बनियान के ऊपर करीने से सिला हुआ काला वस्त्र पहने हुए था। उसके हाथ में काले आबनूस की लकड़ी की छड़ी थी। उसका चेहरा पतला और नुकीली बनावट वाला था। ऊपरी होंठ के दोनों किनारों पर पतली मूछें थी।
उसके बाल पीछे की ओर इस तरह सजे थे कि एक भी बाल अपनी जगह से हिला हुआ नहीं लगता था। उसका पूरा पहनावा और पतली मूछें देखकर ऐसा लगता था जैसे पुराने राजवंश के समय का कोई सभ्य पुरुष विदेश में पढ़ाई करके अभी अभी वापस लौटा हो। उस सज्जन के बाईं ओर एक बेहद सुंदर युवती खड़ी थी। उसके चेहरे की बनावट बेहद साफ और आकर्षक थी, जिससे लगता था कि उसके माता पिता अलग अलग वंशों से रहे होंगे। उसके होठों के किनारों पर शरारती मुस्कान थी और बड़ी चमकदार आंखों में तीव्र बुद्धिमत्ता दिखाई दे रही थी। उसकी लंबाई लगभग 175 अंगुल थी। उसके पैर किसी सुंदर मॉडल से कम नहीं लगते थे। उसने शरीर से सटा हुआ अधिकारी वस्त्र पहन रखा था। उसकी कमीज कमर के वस्त्र में करीने से खोसी हुई थी, जिससे उसकी पतली कमर और उभरा हुआ वक्ष और अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कुल मिलाकर वो बहुत सलीकेदार और कुशल अधिकारी लग रही थी। सबसे पीछे खड़ा अधिकारी बिल्कुल भावहीन चेहरे वाला था। उसकी नाक पर काले किनारे वाला चश्मा था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसका पूरा रूप किसी ऐसे विद्यार्थी जैसा था जो दिन रात यंत्रों और तकनीकी काम में लगा रहता हो। मैं निखिल हूं। आप लोग मुझसे क्या काम चाहते हैं? निखिल उन्हें ध्यान से देख रहा था। वहीं वे अधिकारी भी उसे परख रहे थे। चेहरे पर वही मुस्कान बनाए रखते हुए उस युवती ने कहा, हम कनकपुर जिला पुलिस सुरक्षा ब्यूरो के जांच अधिकारी हैं। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे। अच्छा। निखिल उन्हें बैठक वाले कमरे में सोफे तक ले गया। दादी ने जांच अधिकारियों के लिए 3 गिलास पानी डाला और फिर उलझन भरी नजरों से अपने पोते को देखने लगी। दादी के लिए यह समझना मुश्किल था कि उनका वो हंसमुख, मिलनसार और लोगों से आसानी से घुल-मिल जाने वाला पोता, जिसे उन्होंने अपने हाथों से पाला था, आखिर ऐसा क्या कर सकता था कि जिला पुलिस सुरक्षा ब्यूरो के अधिकारी उसके घर तक आ पहुंचे। बिखरे बालों और उनीदी आंखों वाले युवा अधिकारी ने एक छोटी पुस्तिका और कलम निकाली। फिर उसने कलम का ढक्कन खोलते हुए हल्की सी आवाज की। पीछे की ओर सजे बालों वाला सज्जन सोफे पर बैठ गया और दोनों हाथ अपनी छड़ी पर रख दिए। उसने गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम राहुल को जानते हो? तो सच में बात अभय की ही है। वे लोग इतनी जल्दी यहां पहुंच गए। निखिल ने सच सच उत्तर दिया, हम बचपन से ही सबसे अच्छे मित्र रहे हैं। आप लोग उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उसके मन में एक सवाल कौन था। उसका चचेरा भाई कनकपुर जिला पुलिस सुरक्षा ब्यूरो के दूसरे दल का प्रमुख था। अगर ये तीनों जांच अधिकारी घर पर पूछताछ करने आए थे, तो निश्चित रूप से उन्होंने पहले उसके परिवार की जानकारी जांची होगी। सामान्य समझ से देखा जाए तो जब उन्हें पता चला होगा कि वे दूसरे दल के प्रमुख और अपने ही सहकर्मी के परिवार से मिलने जा रहे हैं, तो क्या उन्हें कम से कम पहले से सूचना नहीं देनी चाहिए थी? आखिर वे भी इसी विभाग में काम करते थे। उन्हें सामान्य विभागीय शिष्टाचार की जानकारी कैसे नहीं होती? फिर भी निखिल को अपने चचेरे भाई की ओर से कोई सूचना नहीं मिली थी। उसे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। अगर उसे जानकारी होती तो वो खुद नहीं आ सकता था। फिर भी कम से कम निखिल को सावधान करने के लिए दूरभाष जरूर करता। ओह, सबसे अच्छे मित्र। उस व्यक्ति ने अपने चमकदार चमड़े के जूते की नोक से फर्श पर हल्की चोट की और शांत स्वर में कहा, मामला यह है कि राहुल लापता हो गया है। राजस्थान के जयपुर पुलिस सुरक्षा ब्यूरो ने हमसे संपर्क किया था। जांच में पता चला कि गायब होने से एक सुबह पहले राहुल ने एक पार्सल भेजा था। उसे तुम्हारे नाम पर भेजा गया था। उसकी आंखें शांत तालाब की तरह गहरी और रहस्यमयी थी। वो निखिल को इस तरह घूर रहा था जैसे उसकी आंखों के आर पार देखकर उसके मन की सारी बातें जान लेना चाहता हो। क्या ये सच है? निखिल ने हैरान और उलझन से भरा चेहरा बनाया। लापता? ये कैसे हो सकता है? जो अधिकारी यंत्रों के विद्यार्थी जैसा दिखाई दे रहा था और लगातार लिख रहा था, उसने बीच में टोका, तुम्हें केवल हां या नहीं में उत्तर देना है। निखिल ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हां, मुझे आज ही एक पार्सल मिला था,
लेकिन उस पर भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। मैं भी सोच रहा था कि इसे किसने भेजा है। इस बात से इनकार करना बेकार था। अगर पुलिस सुरक्षा ब्यूरो के पास भेजे गए पार्सल का विवरण था, तो आसपास लगे निगरानी चित्रों को देखना उनके लिए और भी आसान होता। सलीकेदार व्यक्ति ने सिर हिलाया और पूछा, पार्सल के अंदर क्या था? मैं चाहता हूं कि तुम सच सच बताओ। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सुराग है। दादी ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उन्हें राहुल की चिंता भी होने लगी। उन्होंने उस लड़के को भी बचपन से बड़ा होते देखा था। भले ही दोनों परिवार कई वर्षों से अलग अलग रहते थे। निखिल ने उत्तर दिया, पार्सल में कुछ भी नहीं था। वह खाली था। खाली? सलीकेदार व्यक्ति ने आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। उसकी वो नजर, जो किसी व्यक्ति के हृदय के भीतर तक उतरती हुई लगती थी, अब पूरी तरह निखिल पर टिक गई। हां, उसने झूठ बोला था, लेकिन वह काला पत्र अचानक हवा में गायब हो चुका था। उसके अंदर की वस्तु गायब हुई हो या वो पहले से ही खाली रहा हो, अंत में परिणाम एक ही था। निखिल बिल्कुल नहीं घबराया। उसने शांत और गंभीर भाव से उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर देखा। जितनी चाहो जांच कर लो। जब मैंने पार्सल खोला तो वो खाली था। अंदर केवल सुरक्षा के लिए हवा भरे हुए गद्दे थे। वास्तव में वो पार्सल अभी भी मेरे कमरे में रखा है। अगर आप लोग चाहें तो खुद जाकर देख सकते हैं। अगर राहुल के लापता होने के बारे में उसका अनुमान सही था, तो फिलहाल उसे चुप रहना ही जरूरी था। वह अपने चचेरे भाई के काम से घर लौटने का इंतजार करेगा और फिर उसे सब कुछ बताएगा। ऐसी संभावित खतरनाक स्थिति में सबसे सुरक्षित तरीका यही था कि पहले परिवार के किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह ली जाए। सलीकेदार व्यक्ति ने अपनी महिला सहकर्मी की ओर बहुत हल्का सा संकेत किया। चेहरे पर वही मुस्कान बनाए हुए वह युवती शयन कक्ष में चली गई। कुछ देर बाद वो वापस बैठक में आई और अपने साथियों की ओर देखकर हल्का सा सिर हिलाया। सज्जन व्यक्ति ने कुछ पल विचार किया, फिर निखिल से कहा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो हम तुम्हारा कमरा और संगणक देखना चाहेंगे। साथ ही क्या मैं तुम्हारा दूरभाष भी देख सकता हूं? निखिल ने बिना जरा भी घबराए अपना दूरभाष खोला और उसे सौंप दिया। संगणक देखना ठीक है, लेकिन कृपया खोजी गई वेबसाइटों का विवरण या स्मृतिपटल में रखे अध्ययन सामग्री नाम वाले संग्रह को मत खोलना। सज्जन व्यक्ति ने एक हाथ में दूरभाष पकड़ा, कुछ विकल्पों को देखा, फिर उसे निखिल को वापस कर दिया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। उधर महिला जांच अधिकारी फिर से शयन कक्ष में चली गई। 15 मिनट बाद वह बाहर आई। इस बार उसने सिर हिलाकर जांच में कुछ न मिलने का संकेत दिया। सज्जन व्यक्ति ने हल्का सा सिर हिलाया और गर्मजोशी से कहा, तुम्हारे सहयोग के लिए धन्यवाद। अब हम तुम्हारा और समय नहीं लेंगे। निखिल ने जल्दी से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राहुल के साथ क्या हुआ? उसने ये प्रश्न कुछ हद तक सच्ची चिंता के कारण पूछा था और कुछ हद तक अपने बनाए हुए झूठे रूप को सही साबित करने के लिए। अगर बचपन के मित्र के गायब होने की खबर सुनकर वो एक भी सवाल न पूछता तो ये बहुत संदेहास्पद लगता। सज्जन व्यक्ति ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, राहुल अपने छात्रावास के कमरे से गायब हुआ था। गलियारे में लगे निगरानी चित्रों में उसके बाहर जाने की कोई तस्वीर नहीं मिली। उसके कमरे के साथी के अनुसार उस रात वो व्यक्ति स्नानघर जाने के लिए उठा था और उसने राहुल को अभी भी अपने बिस्तर पर सोते हुए देखा था। लेकिन सुबह राहुल गायब था। जब 24 घंटे तक राहुल से संपर्क नहीं हो पाया, तो उसके अध्ययन मार्गदर्शक ने विद्यालय के अधिकारियों को सूचना दी। विद्यालय ने तुरंत पुलिस को बुलाया। अगर तुम्हें और जानकारी चाहिए तो तुम्हें सीधे स्थानीय पुलिस सुरक्षा ब्यूरो से संपर्क करना होगा। ये बात ठीक वैसी ही थी जैसी चाचा राहुल ने बताई थी। लगता है कि स्थानीय पुलिस सुरक्षा ब्यूरो को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था, या फिर तुम लोग जो जानते हो वो मुझे बताना नहीं चाहते। निखिल ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। सज्जन व्यक्ति अपने दोनों साथियों को लेकर सुरक्षा द्वार की ओर चल पड़ा। आधे रास्ते में वह रुक गया।
फिर पीछे मुड़कर बोला, अगर तुम्हें कोई भी सुराग मिले तो तुरंत हमें सूचना देना। किसी भी हालत में हमसे कुछ मत छिपाना। निखिल सिर हिलाने ही वाला था कि वो व्यक्ति मुस्कराया, वरना अगला गायब होने वाला व्यक्ति तुम हो सकते हो। उस मुस्कान के पीछे छिपा अर्थ बहुत गहरा था। अगला गायब होने वाला व्यक्ति मैं हो सकता हूं। इसका क्या मतलब है? क्या यह धमकी थी? काला पत्र हमें सौंप दो, वरना अभय की तरह गायब हो जाओ। लेकिन फिर उस काले पत्र का मामला भी क्या था? वह तो हवा में ही गायब हो चुका था। अगर निखिल उसे सौंपना भी चाहता तो अब उसके पास वह था ही नहीं। निखिल ने भी अधिकारी की ओर मुस्कुरा कर देखा, लेकिन उसकी मुस्कान में जरा भी गर्मजोशी नहीं थी। चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। किसी भी हालत में वह अपने चचेरे भाई के घर लौटने तक कोई कदम नहीं उठाएगा। अभय निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि वह काला पत्र पुलिस सुरक्षा ब्यूरो के हाथ लगे। अगर वह ऐसा चाहता तो उसे निखिल के पास भेजता ही क्यों? इसके अलावा अभय उसका सबसे अच्छा मित्र और जीवन भर का भाई जैसा था। निखिल को पूरा विश्वास था कि अभय कभी भी उसे मुसीबत में नहीं फंसाएगा। दादी का चेहरा कठोर हो गया और उनकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने नहीं आऊंगी। यह आदमी अचानक मेरे पोते के लिए ऐसी अशुभ बात क्यों कह रहा है? सज्जन व्यक्ति हल्का सा मुस्कराया। उसने अपने वस्त्र की बाईं जेब से एक परिचय पत्र निकाला और निखिल की ओर बढ़ाते हुए कहा, जब चाहो मुझसे संपर्क कर सकते हो। निखिल के परिचय पत्र को लेते ही वो व्यक्ति अपने दोनों साथियों के साथ वहां से चला गया। उनके जाने के बाद दादी ने बहुत चिंतित स्वर में पूछा, अभय कैसे गायब हो गया? उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे समय निकालकर अभय की मां से मिलने जाना चाहिए। दोनों परिवार कभी पड़ोसी हुआ करते थे। 10 वर्षों तक हर दिन एक दूसरे से मिलते रहने से जो अपनापन बना था वो इतनी आसानी से समाप्त नहीं हो सकता था। निखिल का चेहरा थकान से बुझा हुआ था। दादी, मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करूंगा। अगर दोपहर के भोजन तक मैं नहीं उठा तो मुझे जगाना मत। जब दादाजी वापस आए तो उन्हें पूरी बात बता देना और उनसे कहना कि वे चाचा राहुल को दूरभाष करें। वो रात के 2 या 3 बजे तक अपनी मौसी के साथ खेल खेलता रहा था। फिर उसी सुबह उसकी पुरानी बीमारी ने उसे अचानक नींद से जगा दिया था। उसकी नींद पहले से ही पूरी नहीं हुई थी और इसके ऊपर काले पत्र को खोजते खोजते उसने अपने मस्तिष्क पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल दिया था। अब तक उसका सिर चक्कर की एक के बाद एक उठती लहरों से घूम रहा था। दादी के सिर हिलाकर अनुमति देने के बाद ही वह अपने कमरे में वापस गया। उसने दरवाजा बंद किया, जूतों की एड़ियों पर पैर रखकर उन्हें उतारा और सीधे बिस्तर पर पेट के बल गिर पड़ा। अगले ही पल वह गहरी नींद में चला गया। डैश। काले रंग के एक बड़े वाहन के अंदर राघव चमड़े की सीट पर बैठा था। उसकी सुनहरी मूठ वाली छड़ी सीट के हत्थे से टिकी हुई थी। उसके हाथ में मदिरा से भरा प्याला था और वह धीरे धीरे उसमें भरे गहरे लाल रंग के पेय को घुमा रहा था। उसने अपना सिर बगल में बैठी सुंदर युवती की ओर घुमाया और पूछा, गौरी, तुम्हें उसके कमरे में क्या मिला? गौरी आराम से अपनी सीट पर बैठी थी। उसकी लंबी और पतली टांगें एक दूसरे से सटी हुई थी। उसके सुंदर चेहरे पर अब गंभीर भाव थे, जो कुछ समय पहले की उसकी मुस्कान से बिल्कुल अलग थे। मुझे एक बहुत बड़ी बात मिली है। राघव का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। बताओ। पिछली सीट पर बैठा यंत्रों के विद्यार्थी जैसा दिखने वाला व्यक्ति अपने दूरभाष से नजर उठाकर उनकी ओर देखने लगा। गौरी ने गंभीर स्वर में कहा, उस लड़के को काले मोजे पहनने वाली उम्रदराज महिलाओं में खास रुचि है। उसकी अध्ययन सामग्री में ऐसी ही तस्वीरें भरी हुई थी, लेकिन उसके मिटाए गए सामान का स्थान बिल्कुल साफ था। ये बात समझ में नहीं आती। इसके अलावा उसके जान पहचान वालों का दायरा बहुत बड़ा है। वो लगभग हर तरह के समूह में शामिल है, लेकिन जिन समूहों में वो वास्तव में सक्रिय है वे केवल उसके खेल खेलने वाले साथियों का समूह
और एक ऐसा समूह है जिसमें बड़े लोगों जैसी बातें करने वाले पुरुष हैं। बाकी सभी समूहों की सूचनाएं उसने बंद कर रखी थी। उसके कमरे में मनोरंजन के लिए खेल खेलने वाले यंत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। असल में वह लड़का थोड़ा अकेला रहने वाला लगता है।